हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में डेप्रिसिएशन के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो क्लासेस होंगी ये हमारी मेनली फोकस करेंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और आगे बढ़ाते हैं अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। हम क्वेश्चनों के थ्रू जो है इस चैप्टर को समझेंगे और जानेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अ मशीन इज़ परचेज्ड for rupees 80,000, expenses incurred on its carriage and install rupees 20,000, residual value at the end of its expected useful life of 4 years is estimated at rupees 40,000। तो एक मशीन जो है वो परचेज करी गई है 80,000 रुपीज़ की। उसमें कुछ इंस्टॉलेशन और कैरेज के खर्चे हुए जो कि हैं हमारे 20,000। रेजिडुअल वैल्यू यानी जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो दी गई है आफ्टर यूज़फुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल यूज़ करने के बाद जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो होगी 40,000 यानी 40,000। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज़ पर SLM। हमें SLM मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2022 को। यानी फर्स्ट ईयर का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 यानी 31 मार्च 2022। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का एंड हो रहा है का मतलब हो गया हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को। तभी आपका फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 31 मार्च 2022 तक, यानी 31 मार्च 2022 तक कह रहा है वो फर्स्ट ईयर एंड हुआ है। यानी हमने इसी ईयर में मशीन परचेस करी थी अपनी, तभी तो हमारा फर्स्ट ईयर कहलाएगा। तो इस ईयर में कौन कौन सी डेट पे परचेस करी थी वो सब हमें नीचे दे रखी है। अब वो कह रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो इफ़ दिस मशीन इज़ परचेज्ड ऑन। उसने नीचे 4 अलग अलग सिचुएशन दे दी। अब इसमें हमें हर सिचुएशन के लिए अलग अलग आंसर निकालना होगा। तो अगर मशीन परचेज़ करी गई है 1 अप्रैल 2021 को तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? दूसरा हमारा केस है अगर मशीन परचेज़ की गई है 1 जुलाई 2021 को, तब क्या होगा? अगर 1 अक्टूबर को करी गई है तो क्या होगा? और अगर 1 जनवरी 2022 को करी गई है तब क्या होगा? इन चारों ही सिचुएशन के अंदर या मैं कहूँ इन चारों ही केस में हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हम भूल जाएंगे कि हमारी डेट ऑफ परचेज क्या है असेट की। सबसे पहले हम नॉर्मली अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमारा मशीन परचेज़ करी थी हमने 80,000 की, प्लस हमारे इंस्टॉलमेंट और कैरेज का खर्चा जो कि हमारे कॉस्ट का पार्ट बनता है। यह हमने देखा था पहले भी कि हमारे कॉस्ट का पार्ट कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ये हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल देंगे। अब हमें SLM मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूज़फुल लाइफ। ये हमें पता है, ये हमने देखा था अपनी पिछली क्लास में। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे सामने 1 लाख रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है कि 4 साल यूज़ होने के बाद एसेट की रेजिडुअल वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वो दे रखी है हमें 40,000। तो 1 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाय 4 हमारी यूज़फुल लाइफ है यानी 4 साल। तो निकल कर आएगा हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर 15,000। तो हमारा अगर पूरे साल के डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो निकल के आता है 15,000 रुपये। अब ये हमने सबसे पहले इतना निकाल दिया। इसमें यहाँ तक निकालने में डेट ऑफ परचेज़ का कोई रोल नहीं था। अब आता है हमारा पहला केस, अगर हमने एसेट परचेज़ करी है 1 अप्रैल 2021 को। आप लोग ध्यान से देखेंगे बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो हमारे सामने 4 केस बनते हैं, वो समझने से पहले अभी देखो कि आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 मार्च
2022 को। फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, क्वेश्चन ने दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2021 को। आप लोग इस तरीके से टाइम स्केल बना लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। 1 अप्रैल 2021 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो रहा है। तो पहला केस हमें कहता है कि हमने मशीन परचेज़ करी थी 1 अप्रैल 2021 को। हमें कब तक का डेप्रिसिएशन निकालना है? हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 31 मार्च 2022 तक का। उसने बोला है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करो फॉर दी फर्स्ट ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2022, यानी आप लोग 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो मशीनरी 21 अप्रैल में परचेज़ करी थी और डेप्रिसिएशन निकालना है 31 मार्च 22 का। तो कितना हो गया? पूरा 12 महीने हो गए। हम यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 12 महीने हो गए। तो 12 महीने का मतलब हो गया 1 साल, और 1 साल का डेप्रिसिएशन तो ये 15,000 रुपये हमारा निकल ही जाता है। डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास सामने ये। तो हम कह सकते हैं कि 15,000 रुपये हमारे ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो यानी 12 महीने का ये डेप्रिसिएशन है और हमें निकालना भी 12 महीने का था, तो 15,000 आ गया। अब आपको लोग सेकंड केस समझो, अगर जिसको ये समझ में नहीं आया कि 12/12 क्यों कर रखा है, सेकंड केस समझो, क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस में कह रहा है मशीनरी परचेज करी है 1/7/21 को, यानी 1 जुलाई 21 को। तो डेप्रिसिएशन कब तक का निकालना है? 31 मार्च 22 तक का। तो 1/7/21 से पहले तक का तो कोई लेना देना नहीं। अब जब मशीनरी आई 1/7/21 को है तो हम उससे पहले डेप्रिसिएशन की बात कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ आई 1/7 को है वो यूज़ भी 1/7 के बाद ही होगी, और जब यूज़ ही 1/7 के बाद होगी तो बेनिफिट हमें 1/7 के बाद ही देगी, और जब बेनिफिट हमें 1/7 के बाद देगी तो हम उस पर डेप्रिसिएशन भी उसके बाद ही कैलकुलेट करेंगे। जब से हमें कोई चीज़ बेनिफिट देना शुरू कर देती है तब से ही हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 1/7 से हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हमने 1/7/21 को परचेज़ करी थी 31 मार्च 22 तक। 1/7/21 से लेके 31 मार्च 22 तक कितना टाइम पीरियड हो गया? ये हो गया टोटल 9 मंथ्स। आप लोग देखोगे, गिनोगे तो आपको पता समझ में आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स हो गए। तो अब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब देखो 15,000 हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन था जो हमने निकाला था, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 9 मंथ्स का। तो हम क्या करेंगे? 15,000 इंटू 9/12, यानी 15,000 हमारा पूरा 12 मंथ्स का था, हमें चाहिए सिर्फ 9 मंथ का। तो हम 9/12 करेंगे तो हमारा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। यानी हम प्रपोर्शनेट करेंगे इसको 9 मंथ्स में। क्लियर हो गया होगा? तो निकल के आएगा 11,250। इसी तरीके से हमारा तीसरा केस है। तीसरे केस में मशीनरी परचेज़ करी थी 1 अक्टूबर 2021 को, यानी 1/10/21 को। अब 1/10/21 को परचेज़ करी थी तो इससे पहले डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं आती, और डेप्रिसिएशन निकालना कहाँ तक है? 31 मार्च 2022 तक। तो 1/10/21 से लेके 31 मार्च 2022 तक कितना टाइम पीरियड हो गया? 6 महीने। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने पूरे हो गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो 15,000 अगर हमारा डेप्रिसिएशन 1 साल का है, यानी 15,000 हमारा डेप्रिसिएशन अगर 12 महीने का है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो हम 15,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 को, तो निकल के आ जाएगा 7,500। ये हो गया हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन, यानी इस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन। अब हमारा फोर्थ केस बचा हुआ है। इसमें क्या है? हमने मशीनरी परचेज़ करी थी 1 जनवरी 22 में। अब 1 जनवरी 22 में परचेज़ करी थी और निकालना कहाँ तक है? 31 मार्च 22 तक। तो 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 कितना टाइम पीरियड हो गया? 3 महीने। तो 15,000 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा? निकाल लो, 3,750, 3,750। तो इस तरीके से जो है हमने चारों क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, और हर किसी के डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग अलग निकल कर आई है। तो हमने क्या करा? हमने डेट ऑफ परचेज़ को देखा और फिर उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। हमारा डेट ऑफ परचेज़ को देखने का क्या मोटिव है? कि हमें कोई असेट जब से फ़ायदा पहुंचाएगी, जब से बेनिफिट देगी, तभी से तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कोई चीज़ पहले है ही नहीं, हमें कोई बेनिफिट दे ही नहीं रही, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उससे पहले के डेप्रिसिएशन को हम क्यों देखेंगे? तो यहाँ पर हमारा डेट ऑफ परचेज़ का मेन रोल आ जाता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। अ मशीन इज़ परचेज फॉर ₹5 लाख, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉल ₹1 लाख। सेम ही क्वेश्चन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है।
जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू और यूज़फुल लाइफ दे रखा था। तो हम दोनों ही तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, एसएलएम मेथड में हमने देखा था। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है तो हमारा काम और आसान हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2022 इफ़ दिस मशीन इज़ परचेज ऑन। ये 4 सिचुएशन आपके सामने फिर दे दी। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है इस बार। तो आप किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेम वही कहानी, परचेज प्राइस प्लस कैरेज एंड इंस्टॉल, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारा 6 लाख हो गया। अब डेप्रिसिएशन का अगर कभी हमें रेट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ द एसेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है हमारे सामने, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 6 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, निकल के आ गया 60,000। तो 60,000 हमारा पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया, यानी पूरे साल का आ गया। तो हमें निकालना कितने का है वही देख लेते हैं। अब 31 मार्च 2022 तक हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी हमने मशीनरी इसी साल परचेस करी थी इसका मतलब, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर एंड है। और फर्स्ट ईयर के अंदर हमने मशीनरी कौन कौन सी डेट पे परचेस करी थी उसके बारे में नीचे अलग से दे रखा है कि अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, अगर इस डेट पे परचेस करी हो या फिर इस डेट पे करी हो या फिर इस डेट पे करी हो, तो अलग अलग सिचुएशन है उसको हम देख लेंगे। तो सिंपल कहानी है, हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 60,000। अब अगर फर्स्ट सिचुएशन कह रही है मशीनरी परचेस करी हो 1 अप्रैल 2021, तो 1 अप्रैल 2021 को करी हो तो 31 मार्च तक का निकालना है, 2022 तक का। 12 महीने हो गए तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन पहले से दे रखा था 60,000, ये था ही 12 महीने का, तो हमने 12/12 कर दिया, 60,000 आ गया। दूसरे केस में मशीनरी परचेस करी है 1/7/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का निकालना है। तो ये टाइम पीरियड बनता है 9 महीने का। 60,000 एक साल का, 12 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन था, तो 9 मंथ्स का कितना होगा 45,000 हम निकाल लेंगे 9/12 करके। अब अगर मैं बात करूँ तीसरा केस, जिसमें हमने 1 अक्टूबर 2021 को मशीनरी परचेस करी थी और 31 मार्च 2022 यानी 6 महीने पूरे हो गए, सेम ही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 60,000 हमारे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, हमें चाहिए कितने महीने का, 6 महीने का, तो निकल के आ जाएगा 30,000। चौथे केस की बात करूँ तो मैं 1 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 22 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आप निकाल लोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं अलग अलग डेट्स पे, या फिर जो है अगर हमें स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ दे रखी हो तो भी हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख एंड रिपेयर कॉस्ट इज ₹1 लाख। अब देखो सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज पहले ही बता रहा है, ये मशीनरी जो परचेज करी है ये सेकेंड हैंड है। अब सेकेंड हैंड है तो इसके रिपेयर का खर्चा लगेगा इस पर, तभी ये मशीनरी चलने लायक होगी। तो ये जो रिपेयर कॉस्ट है ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा, क्योंकि जब ये चलने लायक होगी सेकेंड हैंड मशीनरी, इसको रिपेयर तो करवाना पड़ेगा ना, सेकेंड हैंड परचेज करोगे, इसको चलने की हालत में लाना पड़ेगा। जब थोड़ा छोटा मोटा खर्चा करोगे तभी वो चलेगी। नई मशीनरी तो है नहीं जिसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा, या आप एक तरीके से इंस्टॉलेशन ही समझ लो, सेकेंड हैंड मशीनरी में रिपेयर ही इंस्टॉलेशन कहलाता है। उसके बाद ये चलने की हालत में होगी, और जब ये चलने की हालत में होगी उसके बाद ही से डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगा। डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है 10% पर एनम, हमारा काम आसान हो गया, डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ द एसेट पर डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे, हमारा डेप्रिसिएशन 12 महीने का निकल के आ जाएगा। मशीन सोल्ड फॉर ₹4,50,000, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। 4 अलग अलग केस इस क्वेश्चन में भी आपके सामने दे रखे हैं। आपको चारों केसेस में प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि मशीन बेचने पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे आइए देख लेते हैं। पहला केस कहता है कि आपने डेट ऑफ परचेज, मशीन आपने परचेज करी थी 1/4/19 को, यानी 1 अप्रैल 19 को, और डेट ऑफ सेल कितनी हमारी 31 मार्च 22, तो लगभग 2-3 साल की कहानी है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा इसको हम देख लेते हैं। लास्ट लाइन में एक और बात कह रहा है, क्वेश्चन जब खत्म होगा, अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर होगा, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो वही आपका अकाउंटिंग ईयर होगा, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च। अब देखो डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल का आपको शुरुआत में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना डेप्रिसिएशन निकालना है जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लोगे, परचेज प्राइस प्लस रिपेयर
5 लाख प्लस 1 लाख। अब हर बार रिपेयर कॉस्ट ऐड नहीं होती, कब होती है कब नहीं होती है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा आगे किस तरीके से कब रिपेयर कॉस्ट ऐड होती है कब नहीं होती। इस क्वेश्चन में रिपेयर कॉस्ट ऐड होगी, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता ही तब से है जब से एसेट यूज़ करने के लायक होती है। तो एसेट यूज़ करने के लायक कब होगी? जब आप सेकेंड हैंड मशीनरी को सही करवाओगे। तो यहाँ पर रिपेयर कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगा। तो 5 लाख प्लस 1 लाख तो निकल के आएगा 6 लाख। डेप्रिसिएशन जो है निकाल लेंगे हम बड़े आराम से, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें 10% दे रखा था, हमने लगा दिया कॉस्ट ऑफ द एसेट पे, 60,000 डेप्रिसिएशन हमारा निकल के आ गया। अब देखते हैं पहले केस को। पहला केस कहता है डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 अप्रैल 2019 है और डेट ऑफ सेल है हमारी 31 मार्च 2022। तो अब बना लेते हैं अपना टाइम स्केल, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका काउंटिंग पीरियड कितना था? वो था 1 अप्रैल से 31 मार्च। और देखो 1 अप्रैल 19, तो 1 अप्रैल 19 की डेट यहाँ पर आ रही है और 31 मार्च 2022 की डेट भी आ रही है। तो हमने 31 मार्च 22 भी लिख दिया। तो हमने स्टार्टिंग डेट ऑफ परचेज की डेट लिखी और सेल की डेट लिखी। अब हमें चेक करना है कि इस पीरियड में कितने अकाउंटिंग पीरियड बनेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होगा, जो कि हमारा पूरे 12 महीने का होता है। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड होगा हमारा जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का, तो ये हमारा सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड होगा, ये भी हमारे पूरे 12 महीने का होगा। तीसरा हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक, तो ये हमारा तीसरा अकाउंटिंग पीरियड है, ये भी हमारा 12 महीने का होगा। तो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक हमारे 3 अकाउंटिंग पीरियड बीच में आ रहे हैं। 3 साल हमने इस एसेट का यूज़ किया, तो इस एसेट ने हमें 3 साल पूरा फ़ायदा पहुंचाया, यानी इस एसेट ने हमें पूरे 12 + 12 + 12 36 मंथ्स का फ़ायदा पहुंचाया। तो हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कितने महीने का करेंगे? 36 मंथ का, क्योंकि जितने टाइम तक कोई एसेट हमें फ़ायदा पहुंचाएगी तो डेप्रिसिएशन हम उतने टाइम तक का लगाएंगे। उसके बाद तो हमने एसेट बेच दी, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 तक का। तो अब देखेंगे, इसे हम कहेंगे 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 को हम क्या कहेंगे? ये हमारा 1920 का ईयर है। तो 1920 के ईयर में हमारी एसेट यूज़ कितने महीने हुई? 12 महीने। तो 60,000 हमारा 12 महीने का डेप्रिसिएशन था, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना भी कितने महीने का? 12 महीने का। तो 12/12 करेंगे 60,000 आ जाएगा। 20-21 की बात करें नेक्स्ट ईयर, 20-21 में भी हमारा पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये भी सेम 60 आ जाएगा। 21-22 ये भी हमारे पूरे 12 महीने का लगेगा, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो टोटल हमारा तीनों साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? एक साल का 60 था तो 3 साल का 180 हो गया, तो हमने 180 निकाल लिया। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। हमारी एसेट की कॉस्ट कितनी थी? हमने निकाल दी। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 6 लाख थी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख थी, हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना था। तो डेप्रिसिएशन हमने 36 महीने का यानी 36 मंथ्स का कितना लगाया? 1,80,000। यानी जब से ये एसेट परचेज करी थी और जब तक एसेट सेल करी, इस बीच इकट्ठे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे सामने निकल के आ गया 180। तो 180 हमने लेस कर लिया डेप्रिसिएशन इसमें, यानी हमारी एसेट जो है इतनी घिस गई, इतने की वैल्यू उसकी कम हो गई, 180 की वैल्यू उसकी कम हो गई। तो 6 लाख में 180 लेस करेंगे तो निकल के आएगा 4,20,000। तो बुक वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 31 मार्च 2022 को एसेट की वैल्यू बची थी 4,20,000। अब एसेट कब बेची हमने? 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 को हमारे हिसाब से एसेट की वैल्यू कितनी थी? 420, जबकि एसेट बिक कितने में गई? 450 में। तो एसेट बेचने पर हमें फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का? 30,000 का। तो यही निकालना था हमें कि हमें एसेट बेचने पे कितने का प्रॉफिट होगा और कितने का लॉस होगा। तो निकालना बड़ा आसान है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन बड़े आसान से सॉल्व हो जाएगा। आप सेकंड केस को देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डेट ऑफ परचेज थी हमारी 1 अप्रैल 19, डेट ऑफ सेल है हमारी 30 सितंबर 2021। अब परचेज़ की डेट पकड़ेंगे, सेल की डेट पकड़ेंगे। परचेज़ है 1 अप्रैल 19 और सेल की डेट है 30 सितंबर 21। अब इस बीच में हमारे कितने अकाउंटिंग पीरियड पड़ते हैं? तो देखो, ये तो पता है हमें कि हमारे 3 अकाउंटिंग पीरियड पड़ेंगे, एक 19 से 20, दूसरा 20 से 21 और तीसरा 21 से 22। अब 31 मार्च 22 आने से पहले हमने एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया। इसके बाद तो हमें एसेट ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, जो पहुंचाया 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 सितंबर 21 तक पहुंचाया, जो भी फ़ायदा पहुंचाया एसेट ने हमें।
तो हम इस टाइम पीरियड के बीच का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद तो एसेट हमारे पास थी ही नहीं, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हम ये देख लेंगे कितने अकाउंटिंग पीरियड हमारे बीच में आए। 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, पूरे 12 महीने का हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड रहा। फिर हमारा अगला अकाउंटिंग पीरियड आएगा 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21, ये हमारा पूरा 12 महीने का अगला अकाउंटिंग पीरियड था। फिर आया 1 अप्रैल 21 से लेके 30 सितंबर 21, यानी ये हमारा पीरियड सिर्फ 6 महीने का है, पूरे साल का नहीं है, क्योंकि इस तारीख को हमने अपनी एसेट सेल कर दी थी। तो इसके बाद हमारी एसेट हमारे पास रही नहीं, तो हमें उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाएंगे। जब तक हमारे पास एसेट थी, जब तक उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया, जब तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 30 सितंबर 21 तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले अकाउंटिंग पीरियड 19-20 में पूरे 12 महीने का लगेगा, 20-21 में पूरे 12 महीने का लगेगा, 21-22 में हमारा डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा। तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 सितंबर 2021, तो हमें इस पीरियड के बीच का डेप्रिसिएशन निकालना है। 1920 में 60,000 हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, यानी पूरे 12 महीने का था, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 12/12 करके। फिर 20-21 में भी हमें 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये भी सेम है 12/12 60,000। अब 21-22 को आप ध्यान से देखोगे, 21-22 में हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर 60,000 हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, यानी 60,000 हमारा 12 महीने का डेप्रिसिएशन था, तो हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 6/12 निकल के आ जाएगा 30,000। तो हमारा पूरे टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, हम इसको ऐड कर देंगे 1,50,000। अब 150 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, तो हमें कॉस्ट ऑफ द एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,50,000। तो हमारी बुक वैल्यू निकल के आ गई 30 सितंबर 2021 को, जो कि हमारी 4,50,000। हमने डेप्रिसिएशन जो लेस किया वो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक के बीच का कर दिया। पूरा डेप्रिसिएशन हमारे तीनों साल का निकल के आया था 150, तो हमने इकट्ठे लेस कर दिया। तो 30 सितंबर 2021 को बुक वैल्यू थी हमारी 450, यानी हमारे हिसाब से एसेट की वैल्यू 450 थी, और एसेट बिक भी कितने में गई, 450 में। तो इस केस में हमारी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नील। जितने की हमने सोची थी उतने में बिक भी गई, तो बात ख़त्म। अब देखते हैं अपने तीसरे केस को। डेट ऑफ परचेज थी 1 जुलाई 19, डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2022। आप फिर से टाइम स्केल बनाओगे, डेट ऑफ परचेज है हमारी 1/7/19 और डेट ऑफ सेल है हमारी 31 मार्च 22। तो इस बीच में कितने अकाउंटिंग पीरियड पड़ेंगे, तो देखो इस साल का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब हुआ होगा, तो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। लेकिन हमें इससे पहले के टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे जो एसेट है वो परचेज कब करी हमने, 1/7/19 को। तो हमारी एसेट एग्जिस्टेंस में कब आई, 1/7/19 को, और हमें फ़ायदा कब से पहुंचाएगी, 1/7/19 से, क्योंकि एसेट जब हम परचेज करेंगे उसके बाद ही तो हमें एसेट फ़ायदा पहुंचाएगी, उससे पहले तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचा सकती। एसेट जब परचेज करी उसके बाद ही तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 1/7/19 से लेके 31 मार्च 22 तक, क्योंकि 31 मार्च 22 को हमने एसेट सेल कर दी। तो इस बीच में कितना टाइम पीरियड बनेगा, 1/7/19 से लेके 31 मार्च 20 तक, यानी जो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा उस तक ये टाइम पीरियड कितना बन रहा है, 9 महीने का। तो ये जो हमारा पहला अकाउंटिंग पीरियड है, यानी हम इसको बोलते हैं ईयर ऑफ परचेज वाला अकाउंटिंग पीरियड। तो ईयर ऑफ परचेज वाला अकाउंटिंग पीरियड बनेगा हमारा 9 मंथ्स का। हमारा अगला अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का, ये तो पूरे 12 महीने का है। और तीसरा हमारा बन रहा है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक, तो ये भी 12 महीने का बन रहा है। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फ्रॉम 1/7/19 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो 1920 ये जो ईयर है, फर्स्ट ईयर है, इसमें हम 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 60,000 हमारा डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, ये था 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना हो गया, हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे 45,000। अब 2021 में 60,000 ये हमारा 12 महीने का था, तो हमें चाहिए भी कितने का, लगाना है 12 महीने का, तो हमारा 60,000 आ गया ऐसी। 21-22 ये भी हमें 12 महीने का चाहिए, तो ये भी आ गया। तो टोटल तीनों सालों का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 1,65,000। अब 1,65,000 डेप्रिसिएशन को हमें लेस करना है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है 6 लाख, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1,65,000। तो बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2022 को निकल के आ गई 4,35,000। 31 मार्च 2022 तक का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी बुक वैल्यू निकल के आ गई 4,35,000, यानी
हमारे हिसाब से असेट की वैल्यू 4,35,000 थी, लेकिन हमें असेट बिक कितने में गई, 4,50,000 में, तो हमें फ़ायदा हो गया। तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 15,000 का फ़ायदा हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। अब देखते हैं अपना फोर्थ केस। इसमें क्या हिसाब किताब है। डेट ऑफ परचेज 1/7/19, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 21, 1/7/19 से 30 सितंबर 21, तो 1/7/19 30/9/21, तो इस बीच के टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लो। अब वो कैलकुलेट कैसे होगा, अब देखो इस बीच में कितने अकाउंटिंग पीरियड आते हैं। ये जो डेट ऑफ परचेज है, यानी ईयर ऑफ परचेज भी कहते हैं हम इसको, ईयर ऑफ परचेज है, ये इसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का। हमारी एसेट परचेज कब करी हमने, 1/7/19 को, तो हम इससे पहले का टाइम पीरियड का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इसके बाद, इससे आगे। तो हम इससे आगे देखेंगे ईयर ऑफ परचेज वाला अकाउंटिंग पीरियड का टाइम पीरियड कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 9 महीने, यानी 1/7/19 से लेके 31 मार्च 20 तक के बीच 9 महीने का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद अब बात करें अपने अगले अकाउंटिंग पीरियड की, तो वो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का होगा, यानी ये पूरा 12 महीने का होगा। फिर हमारा तीसरा आएगा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, लेकिन हमने 31 मार्च 22 से पहले ही एसेट को सेल कर दिया। तो हमने एसेट कब सेल कर दिया, 30 सितंबर 21। तो इस ईयर को, जिस ईयर में हमने एसेट सेल किया, उस ईयर को बोलते हैं ईयर ऑफ सेल। तो 30 सितंबर 21 के बाद तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके बाद एसेट हमारे पास थी ही नहीं। तो जो हमारा ईयर ऑफ सेल है उसका टाइम पीरियड हमें कितना देखना है, उसका टाइम पीरियड हमें देखना है 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 सितंबर 21 तक का, क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं। तो इस बीच में हमें कितने टाइम पीरियड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, 6 महीने के ऊपर, क्योंकि 1 अप्रैल 21 से लेके 30 सितंबर 21 तक के बीच, इसके बाद का तो हमें देखना ही नहीं है। जिस तरीके से हमने एसेट परचेज करने से पहले तक का कुछ नहीं देखा, उसी तरीके से हम एसेट बेचने के बाद का टाइम पीरियड नहीं देखेंगे। तो इस बीच में हमारे 6 महीने हो गए। तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/7/19 से लेके 30/9/21 के बीच हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी इस डेट पे हमने एसेट परचेज किया था, इस डेट पे हमारा एसेट बिक गया। तो 1920 में हमारा डेप्रिसिएशन कितने महीने का होगा, 9 महीने का। तो 60,000 पूरे 12 महीने का है, तो 9 महीने का निकालेंगे, 45,000 आ गया। 2021 की अगर हम बात करें तो वो पूरा 12 महीने का लगेगा उसमें, तो हमने 12 महीने का 60 निकाल लिया। अब बात करें 21-22 की, तो 60,000 इंटू 6/12 करेंगे, 30,000 आ जाएगा। टोटल हमारा इस बीच का डेप्रिसिएशन निकल गया 1,35,000। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारी 6 लाख है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा 135 आया। तो बुक वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ सेल, या मैं कहूँ बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2021 जो हमारी बची हुई है वो है 4,65,000, यानी हमें 30 सितंबर 2021 को लगता है कि हमारी एसेट 4,65,000 में बिक जाएगी, यानी हमारी इस एसेट की वैल्यू 4,65,000 है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन एसेट बिकी कितने में, 450 में, तो हमें तो लॉस हो गया सीधे सीधे 15,000 का। तो लॉस ऑफ सेल हो गया इस बार हमें 15,000 का। तो यही हमें निकालना था कि हमारा एसेट को सेल करने में प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर या पिछले किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि इस चैनल पर आपको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो जितना आप लोग दूसरे को बताएंगे उतना ही जो है हमारा चैनल बढ़ेगा, और हम आप लोगों की मदद और तेज़ी से और अच्छे से कर पाएंगे। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।